नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, आज आपके समक्ष प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसे कि हम राजनीति विज्ञान के मूल आधार के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय राजनीतिक विकास की अवधारणा, इसका अंग्रेजी पर्याय है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, के संदर्भ में आपसे बातचीत करने के लिए उपस्थित हूँ। विद्यार्थियों, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नवोदित राष्ट्रों के अंतर्गत व्यापक रूप में लोकतंत्र की स्थापना की गई। एक लंबे समय तक एक त्रासदी या दमन की नीति पर चल रही शासन व्यवस्था को झेलने के उपरांत तीसरी दुनिया के देशों ने अपने यहाँ पर सुशासन के रूप में लोकतंत्र की स्थापना करना उचित समझा और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपने देश की परिस्थितियों के अंतर्गत स्थापित किया गया। लेकिन लगभग स्वतंत्रता के 1.5 दशक बीत जाने के उपरांत यह प्रतीत होने लगा कि अधिकांश राष्ट्रों में लोकतंत्रात्मक शासन अब अपने स्वरूप में स्थापित नहीं है, अर्थात वहाँ पर उन राष्ट्रों ने पुनः अन्य प्रकार की शासन व्यवस्था, चाहे वह राजतंत्रात्मक रही या वर्गतंत्रात्मक है या और किसी भी प्रकार का जो शासन का स्वरूप है, चाहे सैन्य तंत्र है, उसको अपना लिया। राजनीतिक वैज्ञानिकों के मन मस्तिष्क में यह विचार कौंधा कि ऐसी क्या परिस्थितियां रहीं कि लोकतंत्र जैसी एक आदर्श शासन व्यवस्था, जिसे एक दीर्घकालीन संघर्ष के उपरांत या एक बड़ी दासता के उपरांत अधिकांश राष्ट्रों ने स्थापित किया, वे राष्ट्र अपने यहाँ पर लोकतंत्र को स्थापित क्यों नहीं रख पाए। जब विभिन्न विद्वानों जैसे कि लुसियन पाई, आमंड, कोलमैन, रिक्स, माइनर वीनर, इन सब विद्वानों के दिमाग में यह सब बात आई, तो इन विद्वानों ने विकासशील जो राष्ट्र हैं उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं में होने वाले उलटफेर को समझने के लिए जो इन राष्ट्रों की विकास की जो अवधारणा है, उनकी जो राजनीतिक प्रक्रिया है, उसको समझने के लिए उन्होंने प्रयास किया। और इसी संदर्भ में इन विद्वानों ने राजनीतिक विकास की अवधारणा का प्रयोग करके एक नवीन तुलनात्मक विश्लेषण उपागम की जो एक आवश्यकता है उसको
महसूस किया। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह अवधारणा अस्तित्व में आई। जब हम राजनीतिक विकास उपागम की बात करें तो विद्यार्थियों यहाँ यह समझना आवश्यक है कि राजनीतिक विकास अवधारणा के संदर्भ में सिद्धांत निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका प्रारंभ प्राय 1960 से माना जाता है, जबकि आमंड और कोलमैन की पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज प्रकाशित हुई। राजनीतिक विकास के क्षेत्र में सिद्धांत निर्माण की खोज का काम वास्तव में 1963 में प्रारंभ हुआ, जब आमंड की अध्यक्षता में तुलनात्मक राजनीति की समिति की स्थापना की गई, जिसका कार्य राजनीतिक विकास और उससे संबंधित अध्ययनों के क्षेत्र में काम करने वाले प्रमुख सिद्धांतों को एकजुट करना था। इस समिति के तत्वावधान में प्रिंसटन विश्वविद्यालय प्रेस से राजनीतिक विकास के विभिन्न पक्षों पर 6 मानक ग्रंथ प्रकाशित हुए, जिनका संबंध राजनीतिक विकास के विविध आयामों से था। लुसियन पाई वह व्यक्ति था जिसने राजनीतिक विकास की संकल्पना का वैज्ञानिक विश्लेषण किया। तो मूल रूप से लुसियन पाई को राजनीतिक विकास के एक प्रमुख विद्वान के रूप में जाना जाता है, इन्हें एक अग्रणी विद्वान माना जाता है। जब हम राजनीतिक विकास उपागम की बात करते हैं तो विद्यार्थियों हम यह कहते हैं कि राजनीतिक विकास उपागम एक ऐसा उपागम है जो इस बात का अध्ययन करता है कि कोई विकासशील राष्ट्र विकास की किस अवस्था में है। अर्थात यह उपागम जो है मूलतः उदारवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं जैसे इंग्लैंड और अमेरिका, इनको अंतिम लक्ष्य मानते हुए एक रेखांकित मार्ग में यह अध्ययन करता है कि राज्य अभी अपने लक्ष्य से कितना दूर है। अर्थात हम यहाँ यह कह सकते हैं कि इस उपागम के द्वारा, इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, इस टूल के द्वारा जो राजनीति वैज्ञानिक हैं वे अमेरिका और ब्रिटेन को एक अंतिम लक्ष्य मानते हुए, अर्थात अमेरिका और ब्रिटेन की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनकी विशेषताओं को उल्लिखित करते हुए, उनको एक अंतिम लक्ष्य मानते हुए उनके साथ विकासशील राष्ट्रों की तुलना करते हैं और यह पाते हैं कि कोई विकासशील राष्ट्र इन विकसित राष्ट्रों की जो विशेषताएं हैं राजनीतिक व्यवस्था की, उससे कितना नज़दीक है या कितना दूर है। अर्थात वह उन विशेषताओं को कितना अर्जित कर पाया। और इस पैमाने के आधार पर इन विद्वानों ने विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना इन विकसित राष्ट्रों के साथ की और उसके आधार पर यह तय करने का प्रयास किया कि जो राष्ट्र ब्रिटेन और अमेरिका के जैसी राजनीतिक व्यवस्थाओं की विशेषताओं को अर्जित कर पाया है, उस राष्ट्र के अंदर लोकतंत्र स्थापित रहा, और जो राष्ट्र इन विशेषताओं को अर्जित करने में असफल रहा या उनसे उतना जितना दूर रहा, वह उतना ही लोकतंत्र को अपने यहाँ स्थापित रख पाने में असफल रहा है। यह इस अवधारणा का जो प्रमुख मत है। यह अवधारणा मूलतः 1960 के दशक में अस्तित्व में आई, किंतु मुख्य रूप से इसका अध्ययन जो है वो 1963 में लुसियन पाई जो विद्वान थे उन्होंने बड़ी गहनता के साथ किया। उन्होंने
इस उपागम को सर्वप्रथम व्यापक रूप में अध्ययन किया। इन्होंने जो राजनीतिक विकास की परिभाषा बतलाई, उसके आधार पर हम राजनीतिक विकास के अर्थ को कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। वे कहते हैं कि राजनीतिक विकास से अभिप्राय उस अवस्था से है जिसमें कि कोई विकासशील राष्ट्र विकसित राष्ट्र की विशेषताओं का अर्जन कर लेता है। राजनीतिक विकास की जो परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई हैं, जिसमें से हम कुछ परिभाषाओं को प्रमुख रूप से समझ सकते हैं। जैसे कि स्पर्ट, इमर्सन और कटराइट के अनुसार राजनीतिक विकास आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है। अर्थात स्पर्ट, इमर्सन और कटराइट ने राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास से पूर्व की स्थिति माना। एक अन्य विद्वान हुए रिग्स कहते हैं कि राजनीतिक विकास नौकरशाही के विकास से संबद्ध है। राजनीतिक विकास नौकरशाही के विकास से संबद्ध है। अर्थात रिग्स ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट को ब्यूरोक्रेसी के साथ जोड़ा। आमंड कहते हैं कि राजनीतिक विकास से तात्पर्य लोकतंत्र से है। अर्थात आमंड के अनुसार पॉलिटिकल डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी एक दूसरे के साथ संबद्ध है। वहीं लुशियन पाई कहते हैं कि राजनीतिक विकास से अभिप्राय तीन बातों से है: समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण। पाई महोदय कहते हैं कि ये राजनीतिक विकास की तीन विशेषताएं हैं जो कि तीन स्तरों पर काम करती हैं। नंबर 1, संपूर्ण जनसंख्या के स्तर पर। नंबर 2, राजनीतिक व्यवस्था के स्तर पर। और नंबर 3, प्रशासनिक संरचनाओं के स्तर पर। जब हम संपूर्ण जनसंख्या के स्तर पर राजनीतिक विकास की स्थिति को देखते हैं तो हम पाते हैं कि किसी राष्ट्र की जनता में जब उपस्थित भेदभाव समाप्त हो जाए और राष्ट्र की संपूर्ण जनता समानता के स्तर पर कार्य करते हुए राजनीति में सहभागिता दर्शाए, तो ऐसी स्थिति जनसंख्या के स्तर पर राजनीतिक विकास को दर्शाती है। इसे लुशियन पाई ने समानता का नाम दिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि संपूर्ण जनसंख्या के स्तर पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट या राजनीतिक विकास जो है उसको समानता के रूप में जाना जाता है। दूसरी जो विशेषता है वह है राजनीतिक व्यवस्था के स्तर पर। पाई महोदय कहते हैं कि जब किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था समाज से उठने वाली मांगों का सही अर्थों में संपादन कर दे, अर्थात जनता की उचित मांगों को स्वीकार कर ले और अनुचित मांगों को अस्वीकार कर ले की क्षमता अपने अंदर रख ले, तो उस देश की राजनीतिक व्यवस्था जो है वो राजनीतिक विकास की दूसरी शर्त को पूर्ण करती है। अर्थात हम स्पष्ट कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था की जो एक मजबूत स्थिति है वह राजनीतिक विकास की द्वितीय शर्त को दर्शाती है। तीसरी विशेषता है प्रशासनिक संरचनाओं के स्तर पर। जब किसी देश का प्रशासनिक ढांचा वास्तविक अर्थों में बटा हुआ हो या विकेंद्रित हो और अपने अपने कार्यों का बिना किसी हस्तक्षेप के निष्पादन करता हो, तो ऐसा प्रशासनिक ढांचा राजनीतिक विकास की तीसरी शर्त को दर्शाता है। अर्थात यदि हम विकेंद्रीकृत प्रशासनिक संरचना को किसी देश में पाते हैं तो वह राजनीतिक विकास की तीसरी शर्त जो है विभिन्नीकरण उसको दर्शाता है। तो इस प्रकार पाई महोदय ने इन तीन स्तरों पर राजनीतिक विकास की तीन विशेषताओं यथा समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण, इन बातों को स्पष्ट किया।
एक अन्य विद्वान आमंड के अनुसार जो ये राजनीतिक विकास की ये 3 शर्तें हैं उनको 3 अलग नामों के साथ बतलाया। आमंड कहते हैं कि राजनीतिक विकास की 3 शर्तें हैं, जिनमें पहली है भूमिका विभिन्नीकरण, दूसरी है उपव्यवस्था स्वायत्तता और तीसरी है लौकिकीकरण, जिसे कि हम पंथ निरपेक्षता के रूप में समझ सकते हैं। आमंड की ये जो 3 विशेषताएं हैं वो लुसियन पाई की तीनों विशेषताओं के समान हैं, जिसमें भूमिका विभिन्नीकरण लुसियन पाई के विभिन्नीकरण के समान है, उपव्यवस्था स्वायत्तता लुसियन पाई के क्षमता के समान है और लौकिकीकरण जो है वह समानता के बराबर है। इस प्रकार से हम इनको समझ सकते हैं। जब हम राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने वाले तत्वों की बात करते हैं तो प्रिय विद्यार्थियों, हम पाते हैं कि राजनीतिक विकास को कई सारे तत्व प्रभावित करते हैं, लेकिन मुख्य रूप में जो तत्व इसको प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः ज़्यादा प्रभावित करते हैं उनमें आते हैं पहले तत्व के रूप में राजनेता। किसी देश के राजनेता राजनीतिक विकास को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। यदि वे आधुनिक सोच रखते हैं तो निश्चित रूप में राजनीतिक विकास के लिए प्रेरणादायक साबित होंगे। दूसरा तत्व है राजनीतिक दल। प्रत्येक देश में, विशेषकर लोकतंत्र में, राजनीतिक दल ही अपनी नीतियों से राजनीतिक विकास की ओर किसी राज्य को अग्रसित करते हैं, तो इस राजनीतिक दल की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तीसरा तत्व है सेना। एक देश में राजनीतिक विकास में सेना की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस देश के अंतर्गत सेना का ज़्यादा हस्तक्षेप होता है वहाँ राजनीतिक विकास सही रूप में नहीं हो पाता। चौथा तत्व है नौकरशाही। एक देश के विकास को बढ़ावा देने में उस देश की नौकरशाही का भी काफ़ी योगदान रहता है। जहाँ पर नौकरशाही मजबूत होती है वह राष्ट्र निरंतर विकास करता रहता है। अंतिम तत्व के रूप में हम मान सकते हैं पत्र पत्रिकाएं, या कहें तो मीडिया। किसी देश के राजनीतिक विकास में उस देश में प्रचलित पत्र पत्रिकाओं की भी अहम भूमिका होती है। जहाँ इन पर प्रतिबंध लगा होता है वह देश विकास की धारा में पिछड़ जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम ये 5 प्रमुख तत्व राजनीतिक विकास के लिए मानते हैं। तो आज इस प्रकार हमने राजनीतिक विकास की अवधारणा को समझने का प्रयास किया। नमस्कार।